नमस्कार, आप सब देख रहे छी SCS न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी। और सबसे पहले चली ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के जुबली हॉल, जहां डॉक्टर रामनाथ झा हेरिटेज व्याख्यान के तहत आई गांधी ही विकल्प विषय पर एक व्याख्यान के आयोजन किया गेल, जाहि में मुख्य वक्ता के तौर पर उपस्थित रहत राज्यसभा के उपसभापति डॉक्टर हरिवंश। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के जुबली हॉल में आज डॉक्टर रामनाथ झा हेरिटेज व्याख्यान माला के तहत गांधी ही विकल्प विषय पर एक व्याख्यान के आयोजन किया गेल, जाहि में मुख्य वक्ता के तौर पर उपस्थित रहत राज्यसभा के उपसभापति डॉक्टर हरिवंश। एहि कार्यक्रम की अध्यक्षता ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह कऽ रहल छलाह। एहि व्याख्यान में आइ के समय में लोग के जीवन शैली केहन हेबाक चाहिए और गांधी जी के की परिकल्पना छल, एहि पर विस्तार से प्रकाश डाललनि डॉक्टर हरिवंश। लयों में कहते हैं तो इस कार्यक्रम की शुरुआत हम स्वागत गान से करेंगे, जो लयबद्ध है। हमारी जो सामवेद की परंपरा है उसके तहत हम गाकर ही स्वागत करने की जो परंपरा है वो आगे बढ़ाएंगे। स्वागत गान के लिए मिथिला विश्वविद्यालय के संगीत विभाग की चंद बहनें आएंगी। हम उस वक्त लैंड के बारे में ओनरशिप क्या हो, बच्चियों की शादी कैसे कम उम्र में ना हो, अफीम की खेती ना हो, किस तरह की विलक्षण दृष्टि यहां थी। आरडी राज दरभंगा ने किस तरह उस जमाने में दुनिया के मुकाबले औद्योगिकरण का सुविधा और जो हम सबकी मान्यता रही कि बिहार में खेती सिर्फ हो सकती है, कृषि का ये क्षेत्र है, उसको तोड़ा। उस मिथ को इतनी बड़ी उपलब्धि रही है, पर आज हम उसे लगभग विस्मृत कर चुके हैं, भूल चुके हैं। बहुत सारी चीजें तो मैं खुद नहीं जानता था। मैं ये क्यों कह रहा हूं आपसे? आज जो हमारे देश में ये स्थिति हो गई कि हम सब चीजों के लिए सरकार पर, व्यवस्था पर निर्भर है कि वो आए तो हमारी चीजें बेहतर हो। जहां इतनी सुंदर परंपरा रही है, क्या हम खुद स्वतः प्रयास करके कुछ चीजों को लिख कर लगाएं, वहां गंदगी न फैलने दें, वहां पान का पीक न गिरने दें, वहां से लोग प्रेरणा ग्रहण करें। खुद पहल करके नहीं कर सकते। कम से कम मिथिला में यह परंपरा बचाए रखने की कोशिश, मुझे लगता है कि ये जो इस समझ के हमारे नौजवान मित्र हैं जो ये प्रयास कर रहे हैं, इस विमर्श से यह भी निकलेगा। मैं इन चीजों के बारे में बहुत विस्तार से कहता, पर मैं सीधे गांधी पर आना चाहूंगा समय की सीमा को देखते हुए। पर मैं गांधी पर कुछ कहूं उसके पहले इसी मिथिला के मेरे लिए बड़े, मेरे आत्मीय ना कहूं क्योंकि मैंने उन्हें कभी देखा नहीं, उनके परिवार से मेरा ताल्लुक रहा, पर मेरे लिए बड़े प्रेरणा के केंद्र और
जिनसे बड़ा प्रभावित रहा पंडित रामनंदन मिश्र की भी धरती ये है। मैंने जब पत्रकारिता शुरू की धर्मयुग में, तो मैंने उन्हें किसी से आग्रह कराया, तब तक वो आध्यात्म में जा चुके थे, कि वो गांधी, लोहिया और जयप्रकाश पर कुछ लिखें। और उन्होंने लिखा है, अद्भुत संस्मरण है उनके। मैं उन संस्मरणों में अगर जाऊं तो बहुत कुछ मैं आपको बता सकता हूं कि किस तरह से वो इलेक्ट्रॉन कैसे खुद उन्होंने, जब महात्मा गांधी जी ने इसी इलाके में, मैं ये भी नहीं विस्तार से जानना चाहता कि राज दरबार ने किस तरह महात्मा गांधी को प्रश्रय दिया, किस तरह उनके आंदोलन को महत्व दिया, किस तरह महाराजा ने लंदन के अखबार द टाइम्स को लिखा कि महात्मा गांधी जो कुछ अफ्रीका में कर रहे हैं, क्यों उसको मदद मिलनी चाहिए, क्यों उसको प्रश्रय और महत्व मिलना चाहिए। वो सब विलक्षण दृष्टि थी। और राज दरभंगा के इस कार्य और चरित्र को कम से कम लोग जाने, ये तो हमारा प्रयास होना चाहिए आज की तारीख में। पर जब पंडित रामनंदन मिश्र जी ने लिखा कि महात्मा जी, आपने इस इलाके में घूम करके औरतों की शिक्षा के बारे में कहा है, तो उन्होंने अपनी पत्नी की शिक्षा की भी बात की। गांधी जी ने अपने प्रिय भतीजे मदन लाल जी को यहां भेजा, उनके नाम पर रामनंदन जी ने आश्रम बनाया। रामनंदन जी का बड़ा योगदान है। मैं सीधे अब उसके बाद इस विषय पर आता हूं। मिथिला मिहिर ने अपने मासिक पत्रिका में महात्मा गांधी चरित्र, वो शीर्षक से बड़ा लेख एक दूरदर्शी छापा। बहुत सारे लोग कहते हैं बड़ा कोई पहले जैसी चीज आंदोलन नहीं हो रहा। पहले आंदोलन विचारों से होते थे। गांधी जब आए थे भारत में, तो कांग्रेस के लिए, कांग्रेस की क्या स्थिति, प्रोग्रेसिव लेफ्टिस्ट हिस्टोरियंस ने लिखा है, ये अंग्रेजों के सामने प्रेयर करने वाली, पिटीशन करने वाली, गिड़गिड़ाने वाली संस्था थी। उसी कांग्रेस को गांधी ने 42 में ऐसा बदल दिया मास मूवमेंट में कि अंग्रेजों के जेल में, जिनका प्रताप ऐसा था कि सूर्यास्त नहीं होता था जिनके राज में, दुनिया में, उनकी जेलों में जगह नहीं रह गई रखने विचारों के आधार पर। उस चीन में फुल एम्प्लॉयमेंट है, अमेरिका में है 30 करोड़ की आबादी। वो ग्रोथ मॉडल है क्या कोई? ये जरूर सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करिए। इसलिए गांधी ने चेताया कि ना, ये रास्ता दुनिया को नाश का रास्ता है। जो आज वैज्ञानिक कह रहे हैं, जो मैंने आपको दिखाया, सुनाया, बताया, कोट किया, दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिकों को कोट करके मैंने आपको बताया कि वो कह रहे हैं कि वापस जाओ। गांधी के समर्थक नहीं, गांधी भक्त नहीं है, गांधी को साथ उसमें बहुत जानते भी नहीं होंगे। वैज्ञानिक तत्व कह रहे हैं कम बैक, वापस आ जाओ, इस आत्मविनाश के रास्ते पर मत जाओ। गांधी ने बहुत पहले ये बात बताया था। महात्मा गांधी ने 1928 में फिर दूसरी चीज कहा कि आधुनिक सभ्यता का विशेष चरित्र इच्छाओं का अनंत बहुतायत है। जितनी अंदर आपको इच्छा पैदा हो सके खरीदने की, ये मॉल्स वगैरह क्या है, इसका मैं बड़ा एक रोचक प्रसंग सुनाऊंगा। यह दूरी और समय को खत्म करेगी। ये गांधी ने क्या कहा था 1928 में। मैंने कहा डेथ ऑफ डिस्टेंस पुस्तक आई 92-93 में। टेक्नोलॉजी ने कैसे खत्म कर दिया। एक चीज और याद रखिएगा, पहले दुनिया के विचार बदलते थे। 1914 से लेकर 19वीं शताब्दी तक आपके पास अद्भुत संपदा है, लाइब्रेरियों में जाकर कहीं पढ़िए और देखिए कैसे विचारों ने दुनिया को बदला। खुद गांधी देश में, आज विचार नहीं, टेक्नोलॉजी दुनिया को बदल रही है। ये फर्क समझ लीजिए। अपनाते हैं तो क्या भविष्य सामने है, मैं इस पर ही अपनी बात आपसे आज रखना चाहूंगा। मैं इसके बाद पल भर के लिए गांधी को भूल जाता हूं। स्पर्श दुनिया की सबसे जो चर्चित और महत्वपूर्ण पत्रिका मानी जाती है टाइम, उसने अपने कवर पे किसको डाला? ये जरूर हमारे जो छोटे युवा और बच्चे बैठे हैं उनको जानना चाहिए। कम से कम मैं मानता हूं मैं उस पीढ़ी की ओर या उस जीवन के उस पड़ाव पर हूं जहां पीछे देखने के लिए लंबा है, आगे शायद मेरे लिए उतना नहीं है, पर जो बच्चे हैं उनके लिए तो बहुत लंबा अवसर है। ये पहली बार दुनिया की इतनी प्रतिष्ठित पत्रिका ने किया है कि एक शायद 14 वर्ष या 15 वर्ष की बच्ची को, ग्रेटा थनबर्ग को पर्सन ऑफ द ईयर चुना। पर्सन ऑफ द ईयर जब ये चुनते हैं तो उसके लिए वर्ष भर बड़ा काम करते हैं कि कौन किस व्यक्ति ने सबसे विशिष्ट काम दुनिया में किया जिसको हम चुने। क्यों चुना? क्योंकि इसी 3-4 महीने पहले
जो यूएन जनरल असेंबली हुई, जहां दुनिया के सारे ताकतवर लोग जिसके संबोधन के लिए गए, दुनिया के सारे बड़े शासक जिसको संबोधित करने के लिए गए, वहां इस लड़की ने तख्त देकर प्रदर्शन किया और कहा, जिस पर दुनिया के सारे बड़े शासकों की निगाह थी। वो तख्ती क्या थी? कहा, वी आर इन द बिगिनिंग ऑफ ए मास एक्सटेंशन। पूरी मानवता बिल्कुल खत्म होने के कगार पर है, एंड ऑल यू कैन टॉक अबाउट इज मनी, और आप सब लोग सिर्फ पैसे की बात करते हैं और फेरी टेल्स ऑफ इटर्नल इकोनॉमिक ग्रोथ, और बहुत सपने दिखाते हैं कि ऐसा ग्रोथ होगा, ऐसा विकास होगा, ऐसी दुनिया बदलेगी। ये कैसे आप साहस कर पाते हैं इन चीजों को कहने? क्योंकि ये स्थिति नहीं होने वाली। वैसे आग्रह करूंगा कि कुछ देर के लिए अगर मोबाइल से बात करना बंद कर दे तो शायद थोड़ी निगाह इससे भ्रमित होती है या भटकती है, तो मैं अपनी बात अच्छी तरह आपसे कह सकूंगा। कुछ देर के लिए मोबाइल बंद करने से दुनिया में कुछ ऐसा कुछ नहीं हो जाने वाला जिससे हम बहुत वंचित रह जाएं। प्रतीच्यां कमला तटे कुशार्योगजुष्ठावः नदीभ्यां परिवारितः त्रेतायां कौशिको यत्र मिथिलागमने पुरा रात्रि में गतिजाय दर्भान विस्तीर्ण यत्नतः राम लक्ष्मणयोः साधितं प्रातः कर्म चाकरो तस्माद दर्भमयो जातः दर्भांगस्तेन तत्। अथवा राम लक्ष्मण के साथ जब विश्वामित्र आए थे तो इस दर्भ की भूमि पर, दर्भ माने होता है कुछ घास, लैंड ऑफ कुछ घास, ये दरभंगा रात्रि में विश्राम किए और सुबह फिर यहाँ से चले। क्योंकि उन्होंने दर्भ घास पर विश्राम किया था, इसलिए दर्भमय हो गया और दर्भांग की परिकल्पना यहाँ के लोगों ने की, और वही दर्भांग फिर दरभंगा के रूप में 11वीं 12वीं सदी से माना जाने लगा। सर्वप्रथम मैं ई समाज को इस तरह का कार्यक्रम करने के लिए धन्यवाद और साधुवाद देना चाहूंगा, और इस आयोजन के माध्यम से हम लोगों को माननीय हरिवंश जी को सुनने का जो मौका मिला, ये बड़ा ही आनंददायक क्षण था। मेरे लिए यह हर्ष की भी बात है और गौरव की भी बात है कि हरिवंश जी मेरी मातृ संस्था का हिंदू विश्वविद्यालय के पुरातन छात्र रहे हैं, और उनके सारे गर्वित भाषण, शोधपरक भाषण के बाद अध्यक्षीय उद्बोधन का कोई मतलब रह नहीं आता। उन्होंने ठीक कहा कि ये मिथिला के पास एक सांस्कृतिक विरासत रही है, और विरासत में बहुत कुछ ऐसा है जो न केवल हमारे नवयुवकों को प्रोत्साहित कर सकता है, बल्कि उसमें जो ज्ञान छुपा हुआ है वो आज के और भविष्य में आने वाली चुनौतियों का सामना करने में भी उनको सक्षम बनाने के लिए पर्याप्त है। दुखद पहलू ये है हम अपनी ही सांस्कृतिक परंपरा को भूलते चले जा रहे हैं और पाश्चात्य का या उन चीजों का नकल कर रहे हैं जो हमारी समस्याओं को हल नहीं करेंगे, बल्कि हमारी समस्याएं बढ़ाती चली जाएंगी। ये भी ठीक कहा गया कि जो आधुनिक आर्थिक विकास का मॉडल है, कहीं न कहीं हमें विनाश के कगार पर ला करके खड़ा कर दिया है, और उस विनाश के कगार पर खड़ा करने के जो कारण है, एक पक्षीय विजन, एक पक्षीय दृष्टिकोण। हम जब आर्थिक विकास की बात करते हैं तो केवल भौतिक सुख संसाधनों की बात करते हैं, आर्थिक की बात करते हैं, मानव जीवन, मानवता, ह्यूमैनिटीज की बात हम भूल जाते हैं। उसी का कारण है कि हम विनाश के कगार पे खड़े हैं। विनाश के कगार पे खड़े होने के कारणों को बड़ी खूबसूरती से श्री हरिवंश जी ने इंगित किया। वो हो सकता है कि जलवायु में परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग की बात हो, जल की बात हो, जनसंख्या वृद्धि की बात हो, और एक चीज हमारी समझ में आई कि जो हम विनाश के कगार पे खड़े हुए हैं, कहीं न कहीं जो मनुष्य और प्रकृति के बीच के संबंधों की दो बात वो कर रहे थे अंतिम पत्र के माध्यम से, कि प्रकृति और मनुष्य के बीच का जो एक संबंध था
पिता पुत्र का, माता पुत्र का, वो संबंध कहीं कहीं टूटने लगा है। और उन संबंधों के टूटने का मुख्य कारण है कि हम आर्थिक विकास की अंधी दौड़ में फंस गए। समस्तीपुर में पिछला दिन डॉक्टर यूएस झा के घर पर भीषण डकैती भेल छल। पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करैत 4 घंटा के अंदर 6 अपराधी के पकड़ लेल गेल। समस्तीपुर जिला के मुफस्सिल थाना के न्यू कॉलोनी में डेंटिस्ट डॉक्टर यूएस झा के घर भीषण डकैती के घटना भेल छल। पुलिस इस घटना के महज 4 घंटा के भीतर ही डकैती में शामिल 6 अपराधी के हथियार समेत गिरफ्तार कर लेलक। अपराधी के पास से लूटल गेल सोना के जेवर, मोबाइल और नगद बरामद कयल गेल। एके अलावे पिस्टल और अन्य हथियार सेहो बरामद भेल। सदर डीएसपी प्रीतिश कुमार बतौलन जे गृह स्वामी द्वारा देल गेल सुराग पर लूटल गेल एक मोबाइल के सर्विलांस के आधार पर मोहल्ला के ही एक घर में छापेमारी कयल गेल तो सब अपराधी वही घर में पकड़ल गेल। लूट के घटना के अंजाम दे के बाद अंधेरा में ही सब अपराधी एक घर में छुप गेल छल और दिन ढले के बाद एहि जगह से निकले के योजना बना रहल छल। गिरफ्तार 100 अपराधी से पूछताछ के बाद एहि गिरोह में शामिल अन्य अपराधी के गिरफ्तारी के लेल छापेमारी लगातार जारी अछि। गिरफ्तार अपराधी सबके पास से 4 जेवर, 1 घड़ी, 1 पर्स, 1 कैमरा, 2 मोबाइल और 2 पिस्टल और 6 जिंदा कारतूस बरामद कयल गेल। संगे संग अपराधी सबके पास से 8 गो मोबाइल सेहो बरामद भेल। जिनके पास कुर्सी है बैठ जाइए ना बेटा। बैठी ना, बहुत वीडियो बनाना है। कल रात्रि में हमें सूचना मिली कि एक घर जो चिकित्सक यूएस झा जो धर्मपुर न्यू कॉलोनी मुफस्सिल थाना अंतर्गत इनका घर आता है, वहाँ पे एक डकैती की घटना कारित की जा रही है। ये सूचना मिलने के पश्चात तुरंत एसडीपीओ सदर के नेतृत्व में मुफस्सिल थाना जिसके क्षेत्र में पड़ता है और साथ में सब इंस्पेक्टर मोहम्मद शहबाज आलम, विजय कुमार सिंह, एएसआई मिथिलेश सिंह, सैफुल्ला अंसारी और एएसआई अनिल कुमार सिंह नगर थाना और सशस्त्र बल की टीम वहाँ पे घटनास्थल पे पहुंची। उसके बाद कुछ प्रारंभिक जांच करने के पश्चात कुछ सूचनाएं प्राप्त हुई कि उसी क्षेत्र में कुछ दूर आगे बढ़ने पे कुछ अपराधी एक खाली पड़े मकान, जहाँ पे मकान मालिक नहीं रहते हैं, वो वहाँ पे कुछ लड़कों की गतिविधि देखी जा रही है रात्रि में, लाइट जला हुआ है। ऐसी सूचना प्राप्त होने के पश्चात फिर उस टीम ने वहाँ धावा बोला तो वहाँ पे कुल 6 लड़के जो संदिग्ध परिस्थिति में वहाँ पाए गए। कुछ वहाँ पे एक का केयर टेकर भी लड़का एक था और उसके अलावा भी अन्य लड़के जो वहाँ होने नहीं चाहिए वही वहाँ मौजूद थे। उसके बाद जब पूछताछ की गई तो उन लोगों के पास से जो घर से जो जेवरात लूटा गया है वहाँ पे सर्च किया गया तो वो बरामद हुआ। एक पर्स, एक कैमरा जो घर से लूटा गया, एक घड़ी, 2 मोबाइल जो लूटा गया था वो भी बरामद हुआ। जो घटना कारित करने में जो 2 हथियार, 2 पिस्टल बरामद हुआ है, 6 गोली बरामद हुई है और अन्य एप्पल का मोबाइल और टूटा हुआ सिम जो डॉक्टर साहब का था वही बरामद हुआ है। जो लड़के हैं उनका नाम हमारे पास है, कुल 6 लोग हैं। हम लोग सत्यापन कर रहे हैं, इसमें से कोई माइनर भी तो नहीं है, हमारे पास लिस्ट है। और अभी जो हम लोग को जो सूचना मिली है उससे पता चला है कि इसमें से अभी प्रारंभिक जांच में कि कुछ लोगों का पुराना आपराधिक इतिहास है, कुछ का वारंट भी है जो अभी फरार चल रहे हैं। इस तरह से कल एक जो डकैती की घटना डॉक्टर यूएस झा जी के यहाँ हुआ है धर्मपुर न्यू कॉलोनी में, उसका उद्भेदन महज 3 से 4 घंटे के अंदर पुलिस के द्वारा कर लिया गया है। सुपौल में एक पिकअप वैन सहित लगभग 28 कार्टून शराब बरामद भेल। सुपौल के किशनपुर थाना क्षेत्र में पुलिस एक पैघ कार्रवाई करैत शराब के एक खेप पकड़लक, जाहिमे केला में छुपा कर शराब आनल जा रहल छल। पिकअप वैन में ई शराब छुपायल गेल छल। एहि मामला में पुलिस एक व्यक्ति के गिरफ्तार केलक अछि। बताओल जा रहल है जे किशनपुर थाना क्षेत्र में ई कार्रवाई कयल गेल। गुप्त सूचना पर पुलिस द्वारा ई कार्रवाई करैत 28 कार्टून शराब और पिकअप गाड़ी बरामद कयल गेल। संगे संग नीरज यादव नामक एक व्यक्ति के गिरफ्तार से हो कयल गेल। वर्गा रहने वाला है, उसके यहाँ व्यापक पैमाने पर शराब उतरने वाला है। इसी सूचना के आलोक में थानाध्यक्ष किशनपुर के नेतृत्व में एक टीम गई और
सुबह सुबह उन्होंने देखा कि नीरज यादव के अहाते में ही एक पिकअप वैन लगी हुई है और उसको हम लोग छापेमारी करके उसको अपने कब्जे में लिए, नीरज यादव को और पिकअप वैन को। लेकिन पिकअप वैन का ड्राइवर है वो भाग गया। पिकअप वैन में केले में छुपाया हुआ 28 कार्टून रॉयल स्टैग बरामद हुआ है। प्रत्येक कार्टून में 24 बोतल है और प्रत्येक बोतल में 375 ml दारू है। इस तरह से कुल 252 लीटर दारू शराबी अंग्रेजी शराब बरामद हुआ है। आगे अनुसंधान जारी है। दरभंगा में एनआरसी और सीएए के खिलाफ एक शांति मार्च निकालल गेल। दरभंगा में एनआरसी और सीएए के खिलाफ एक विशाल शांति मार्च निकालल गेल। काफी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग इस शांति मार्च में भाग लेलन और केंद्र सरकार से ई विधेयक वापस लेके मांग कल गेल। को वापस लिया जाए, जेबी को वापस लिया जाए और जो देश में इस तरह से गुंडागर्दी जामिया के साथ में हुआ है उसके विरोध में है। ये जो हमारे नरेंद्र मोदी द्वारा एनआरसी लगाया गया है, सीएए लगाया गया है, इसको पूरे देश स्तर पे जो अमन पसंद लोग हैं, जो देश को शांति चाहते हैं, जो देश को बंटवारा से रोकना चाहते हैं, ऐसे वो समुदाय जो हिंदू मुस्लिम एकता को बनाए रखना चाहते हैं और देश का विकास चाहते हैं, देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, उस पर मोदी जी का कोई नजर नहीं है। आज हमारे देश में दूसरे देश के लोग को लाने का बात हो रहा है, ये बहुत दुखद बात है। जो हमारे देश के लोग हैं उनको रहने के लिए घर नहीं है, उसको नागरिकता नहीं है। आज दूसरे देश से, अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से और बांग्लादेश से लोगों को यहाँ ला करके नागरिकता देने की बात हो रही है। इसके लिए पूरे देश के लोग दुखित हैं और जो अमन और शांति के चाहने वाले लोग हैं वो लोग इसको पूरा विरोध करते हैं। एनआरसी और कैब जो लागू किए हैं, समझे नहीं, इसके विरुद्ध में ये नहीं होनी चाहिए। यहाँ का जो वासी है उसको कुछ नहीं, और पाकिस्तान, अफगानिस्तान यहाँ से आने वाले को नागरिकता मिलेगा। इसके विरोध में हम लोग पूरे दरभंगा जिला वासी इसका विरोध करते हैं। के खिलाफ हम लोग जुलूस निकाले, आंदोलन है और करते रहेंगे जब तक ये वापस न ले सरकार। ये मुसलमान और दलित पे हमला है, इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। संविधान को चेंज बर्दाश्त नहीं करेंगे हम लोग। दरभंगा की आवाम की ओर से सभी जाति धर्म के लोग हैं इस जुलूस में। संविधान पर जो हमला है, एनआरसी के सवाल पर, सीए के सवाल पर, ये तमाम जब तक कानून खारिज नहीं होगा तब तक ये आंदोलन जारी। खून
जिसको कहते हो तुम्हारी जमीन नहीं, 10 करोड़ बंजारा को जमीन नहीं, 10 करोड़। मुसलमान भाई आप अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे हो, मैं आपका पैर धो के दिल का कब हो रहा, ये लड़ाई सरकार का सच्चा कोई बोझ को कबूल किए, कोई सिद्धांत को कबूल, और हमको आप कहते हो धर्म के आधार पर मेरा मुसलमान जिसने मेरे खून से, हम एक दूसरों के खून से इस दुनिया को बनाए, आप मेरे भाई को कहते हो माँ और बाप यदि माँ में है तो पिता भी में है, यदि माँ में है तो माँ भी में है, हम एक हैं। उन्माद पैदा करने वालों को छाता लगा। मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूँ, तुम कहते हो कि एनआरसी दोनों पास करवा लिए और उसके बाद कहते हो मुसलमान जो आएगा, ये किसने इजाजत दी? बगल में नेपाल मधेसी मारे गए, तुम छोड़ दिया नेपाल को। भूटान और बर्मा में बौद्ध धर्म पर अटैक हुआ, छोड़ दिए उसको। श्रीलंका में तमिल पर अटैक हुआ, छोड़ दिए उसको। तुम क्यों लाए? अफगानिस्तान कौन था मेरा? तुम पहले ही बता दिए मैं धर्म के नाम पर ये बिल ला रहा हूँ। CAA किसके लिए? जब 30 लाख हर साल लोग यहाँ आते हैं और 50 लाख पैसा कमाने बाहर जाता है। अजीत डोभाल का बेटा पाकिस्तान की नागरिकता, लगभग बीजेपी के नेता की शादी मुसलमानों में उसके परिवार की। फिर नफरत क्यों मुसलमान से? क्यों बौद्ध को? क्यों नेपाल नहीं? मैं जानना चाहता हूँ क्यों नफरत, क्यों धर्म के नाम पर वोट और सियासत की राजनीति करते हो? क्या कहना चाहेंगे आज की सभा में? सर, यह मुल्क के लोग जिसने मिट्टी, मुल्क के धरती को जाना, समझा, कुर्बानी दी, आज वो मुल्क के लोगों को सर्टिफिकेट मांगते हो। जो मेरे मुल्क को छोड़ के चला गया, पाकिस्तान के बंटवारे के वक्त जो बोला भारत मेरा है, जिसने 70 साल में संविधान को बनाया, उससे कह रहे हो लुंगी वाले को गाली दे रहे हो। लुंगी और धोती तो मेरी संस्कृति है, कुर्ता और लुंगी गंजी मेरी संस्कृति है, पैंट और बूट मेरी संस्कृति नरेंद्र मोदी जी नहीं है। मेरी संस्कृति धरती और मिट्टी की संस्कृति है। इसलिए पप्पू यादव जैसे लोग नफरत पैदा करने नहीं देंगे, इस मुल्क को बंटने नहीं देंगे, संविधान की रक्षा करेंगे। धर्म और मजहब के नाम पर, जाति के नाम पर मुल्क का बंटवारा नहीं हो। समस्तीपुर में से हो एनआरसी और CAA के खिलाफ एक शांति मार्च निकालल गेल। CAA और एनआरसी के खिलाफ चीनी मिल परिसर से संविधान बचाओ संघर्ष मोर्चा के बैनर तले अध्यक्षता अंजरालुल हक के अध्यक्षता में राजद नेता फजलुर रहमान फैज के संचालन में प्रतिरोध मार्च निकालल गेल। सभा के विधायक अख्तारुल इस्लाम शाहीन, एपेपा के जिला अध्यक्ष वंदना सिंह, इनोस के जिला सचिव आशिफ होदा, माकपा के उपेंद्र राय समेत कई नेता संबोधित कलन। छोड़ने वाले मुस्लिमों के लिए 3 तलाक लाते हैं, मैं विरोध करता हूँ। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, आज तक मोदी जी अपना डिग्री नहीं दिखा पाए, स्मृति ईरानी अपना डिग्री नहीं दिखा पाई। जो अपना डिग्री नहीं दिखा पाए वो हमसे हमारे बाप दादा का कागज मांगते हैं, मैं इसका भी विरोध करता हूँ। और उसके बदले बीजेपी किसी दूसरे का चुनाव प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के लिए करे, इसलिए कि ये दोनों आदमी देश के हितैषी नहीं हैं, दुनिया के हितैषी नहीं हैं। अभी आज के डेट में सुबह में जो 8-10 इस्लामिक कंट्री ने कहा कि हमारे यहाँ भारत के, किसी ने कहा 6 लाख, किसी ने कहा 21 लाख, किसी ने कहा 35 लाख लोग हिंदू काम करते हैं। अगर ये कानून को लागू कर दिया भारत सरकार ने तो हम हिंदुओं को उसी दिन छुट्टी कर देंगे। इस तरह से तो पूरा विश्व में बदनाम हो रहा है, पूरा विश्व में इसकी रिएक्शन हो रही है। यही हंगामा नहीं है, तमाम पूरे विश्व में इसका हंगामा चल रहा है। तो मोदी जी का बिल्कुल ही खराब कानून है।
बिल्कुल ही गलत कानून है और उनको तुरंत वापस लेना चाहिए और मोदी और अमित दोनों को रिज़ाइन करना चाहिए, इसलिए कि इन दोनों ने सांसद को भी हाईजैक कर रखा है। वीटो लगा के कोई कानून पास करा देते हैं, किसी को बोलने नहीं देते हैं, किसी को कुछ कहने नहीं देते हैं, जिसकी वजह से भारत में अविश्वास का, सरकार के प्रति अविश्वास। झारखंड में जो अभी जो चुनाव का जो रिजल्ट आ रहा है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत नेचुरल रिजल्ट आ रहा है, इसलिए कि यह सरकार किसी कर्म की नहीं है, सिर्फ लोगों को ठगने का काम करती है। हिंदू मुसलमान इसका एक मुद्दा है, हिंदुस्तान पाकिस्तान दूसरा मुद्दा है। इस दोनों बात के अलावा कोई तीसरा नारा इनके पास नहीं है। विकास से इन्होंने दूर कर दिया लोगों को, सारे लोगों की नौकरी छिन गई, सारी कल कारखाना बंद हो गया और भारत में अराजकता का माहौल है। इस वजह से लोग नाराज हैं और ये हर जगह हारेंगे। एक कैजुअलिटी नहीं हुआ, कहीं एक गाड़ी नहीं जला, कोई हिंसा नहीं हुआ। एक दो छोटी मोटी टेम्पू वगैरह में जो तोड़ फोड़ हुआ उस पर पार्टी ने तुरंत एक्शन लिया। वैसे नेता को पार्टी बर्खास्त किया या कमिटमेंट किया कि अगर किसी गरीब का कोई नुकसान हुआ है पार्टी अपने फंड से उसको कंपनसेशन देगी, उसको पैसा हर्जाना देगी। वैसी पार्टी पर आप किस तरह का आप दंडात्मक कार्रवाई करते हैं? ये हिटलरशाही है नीतीश कुमार जी। अगर तेजस्वी यादव या विपक्ष के नेताओं पर इस तरह का केस मुकदमा किया गया तो कार्यकर्ता और जनता चुप नहीं बैठेगी, इसका परिणाम बहुत खराब होगा। ये बगल के राज्य जो हमारा उत्तर प्रदेश है वहाँ के मुख्यमंत्री से हिटलरशाही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बिहार की धरती है, बिहार की धरती है, घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा। अगर कोई भी सत्ता में बैठे लोग विपक्ष पर इस तरह का कदम उठाएंगे तो घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा। आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में उनका जनाधार कमजोर हुआ है, जनता ने उनको नकार दिया। उनका एक ही एजेंडा था पूरे देश में कि हिंदू और मुस्लिमों को सामने करो। उन्होंने राम मंदिर और बाबरी मस्जिद को एक मुद्दा बना के रखा था। बरसों बरस से हिंदुस्तान के हिंदू और मुस्लिमों ने मिल करके उनके मुद्दों की हवा निकाल दी। ये जो गांधी के हत्यारे लोग हैं, जो संविधान को पहले भी नहीं मानते थे, आज भी नहीं मानते हैं, इन्होंने कभी भी गांधी जी के विचारधारा को नहीं माना। जिन लोगों ने अंग्रेजों से माफ़ी मांगा, आज वो देश की सत्ता पे उनको देश का अमन चैन पसंद नहीं आ रहा है, उनको केवल देश की अपनी कुर्सी बचाने की फिक्र है। इसलिए आज उन लोगों ने हिंदू और मुस्लिम में बिखराव करके अपने वोट के जनाधार को बढ़ाने के लिए इस तरह का काला कानून इस देश में किया। जहाँ ये देश एक तरफ जीडीपी की समस्याओं को लेकर के, बेरोजगारों के जमात को लेकर के देश अभी तराईमाम मचा हुआ था, वहीं देश पे इस तरह का बोझ ला देना। हजारों करोड़ रुपया जानते हैं आप कि जिस तरह का सीए और एनआरसी लेकर के आए, एनआरसी में हजारों करोड़ रुपया इस देश का खर्च होगा। एनआरसी में जैसा कि आसाम में देखा गया, 3 साल में 19 लाख लोगों का डाटा तैयार इन लोगों ने किया। 19 लाख में 15 लाख लोग हिंदू समाज के थे। उस दाग को छुपाने के लिए लोग सीए लेकर के आए और अपनी वोट की राजनीति को ये लोग हिंदू मुस्लिम करके पूरे देश को गुमराह और देश को रास्ते से, विकास के रास्ते से भटकाने का काम कर रहे हैं। हम संविधान बचाओ संघर्ष समिति के माध्यम से इस जिला के सभी नागरिकों के माध्यम से उनको आगाह कर देना चाहते हैं कि अगर वो इस काला कानून को वापस नहीं लेंगे तो संविधान बचाओ संघर्ष समिति देश के अन्य संगठनों के साथ मिलकर के पूरे देश में गांधी जी के विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए सत्याग्रह आंदोलन करेगी। सुपौल के भट्टाबाड़ी में एक प्रधानाध्यापक पर अश्लीलता के आरोप में मामला दर्ज कराओल गेल। सुपौल के पिपरा थाना के प्राथमिक विद्यालय भट्टाबाड़ी के पीड़ित शिक्षिका ऋचा कुमारी प्रधानाध्यापक रंजीत कुमार रंजन पर अश्लील हरकत करे के आरोप लगाबैत एक मामला थाना में दर्ज करौलनि। पीड़ित शिक्षिका ऋचा कुमारी कहलनि जे हमरा कमजोर निसहाय महिला समझ के प्रधानाध्यापक रंजीत कुमार रंजन वर्षों से गलत नियत से तंग करैत रहै छलथि। प्रधानाध्यापक द्वारा जबरन हमरा घर पर ऑफिशियल काम के लेल बजायल जाय छल, नहीं जाय पर तंग कयल जाय छल। एहि बात के लोक थाना में एक एफआईआर दर्ज कराओल गेल। जी, मैं ऋचा कुमारी प्राथमिक विद्यालय भट्टाबाड़ी में कार्यरत हूँ 2007 से। प्रधानाध्यापक जो रंजीत कुमार रंजन है वो हमें गलत नियत से देखता है और मेरे साथ कहता है इस तरह का काम करने के लिए, जिसका मैं विरोध करती हूँ। मैं काफ़ी परेशान रहती हूँ सर। मुझे कुछ समझ में नहीं आता है कि मैं क्या करूँ। मैं पढ़ाने जाती हूँ, मैं कोई भी बात बोलती हूँ तो उसको वो गलत ही बात का मतलब अभद्र भाषा का ही प्रयोग करता है, ना कि अच्छा नहीं। मतलब स्कूल से रिलेटिव बात कभी होती ही नहीं है। मीटिंग क्या होती है,
क्या हुआ मीटिंग में, ये सब बात नहीं होती है, सिर्फ फालतू बात होती है। किस टाइप की फालतू बात होती है? बेड से संबंधित जो मतलब एक पति पत्नी के बीच होता है वही बात होता है। इससे मैं काफ़ी अपने आप में जलील महसूस करती हूँ कि मुझसे इस तरह का बात क्यों किया जाता है। मैं एक शिक्षिका हूँ ना। इसकी आपने लिखित कंप्लेंट किया कहीं? जी मैंने किया, 2014 में किया। BRC में मतलब पदाधिकारी को, प्रखंड विकास पदाधिकारी को किया, तो उसने मामला को समझौता करवा दिया। तो मान लिया कि चलो घर में ही रहना, जब नौकरी ही करना है तो क्या कर सकते हैं। मैं एक अकेली महिला होके मैं नहीं कुछ कर सकी, फिर भी उसके साथ गलत ही मेरे साथ बिहेव करता है। कहता है कि कुछ भी कर सकती, कुछ भी नहीं कर सकती, मेरा कुछ भी तुम नहीं बिगाड़ सकती हो, क्योंकि कोई भी पदाधिकारी हो मेरे पॉकेट में रहता है, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती हो। लेकिन मैं चाहती हूँ मुझे न्याय चाहिए। मैं इसके लिए महिला थाना में भी जाके आवेदन दी, वहाँ से भी कोई तरह का मेरे साथ कोई भी मतलब मुझे न्याय का मतलब नहीं मिला है सर। 20 नवंबर 2000 सर भट्टावारी की शिक्षिका है ऋचा कुमारी, इनके द्वारा हेडमास्टर रंजित कुमार रंजन पे जो है छेड़खानी का आरोप लगाया गया है। श्रीमान के कार्यालय में भी एक आवेदन दी गई है, इस पर क्या कार्रवाई हो रही है सर? मेरे कार्यालय में आवेदन आया है, DPO स्थापना उस आवेदन को खुजवा करके फाइल में आएगा, उसके बाद जांच कराएंगे। जांच कराने के बाद जैसी वस्तुस्थिति सामने आएगी उससे सब कार्रवाई की जाएगी। बेगूसराय में से हो CAA और NRC के खिलाफ एक प्रतिरोध मार्च निकालल गया। बेगूसराय जिला में CAA और NRC के खिलाफ मुस्लिम समुदाय द्वारा एक प्रतिरोध मार्च निकालल गया। पूर्व से निर्धारित कार्यक्रम के तहत संविधान बचाओ संघर्ष मोर्चा के तहत गांधी स्टेडियम से प्रतिरोध मार्च निकालल गया, जे कचहरी चौक, ट्रैफिक चौक, लोहिया नगर, पन्हास चौक होइत ITI मैदान में पहुंचकर एक सभा में तब्दील हो गया। मधुबनी में NRC और CAA के समर्थन में एक समर्थन मार्च निकालल गया। मधुबनी में NRC और CAA के समर्थन में एक जुलूस निकालल गया, जाहि में केंद्र सरकार द्वारा NRC और CAA के समर्थन में जम का नारेबाजी भेल। एहि मार्च में काफी संख्या में NRC और CAA समर्थक लोग सब शामिल भेला। रैली के शक्ल में हम मधुबनी स्टेशन चौक जुटे और वहाँ से लगभग 10,000 नागरिक, युवा, छात्र, नौजवान सभी राष्ट्रवादी जुटकर CAA के पक्ष में, नागरिकता बिल के पक्ष में एक विशाल रैली के शक्ल में हम स्टेशन चौक से चलकर शंकर बाटा चौक होते हुए, शंकर चौक होते हुए, पुनः स्टेशन से बाटा चौक होते हुए, गिलेशन होते हुए, उसके बाद राघव नगर होते हुए मधुबनी टाउन क्लब फील्ड में आकर के आज के रैली का हमने समापन की घोषणा की। लखीसराय में से हो NRC और CAA के समर्थन में एक मार्च निकालल गया। नागरिकता संशोधन कानून और नागरिकता रजिस्टर के पक्ष में एक समर्थन मार्च लखीसराय में निकालल गया। लखीसराय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, बजरंग दल, जिला ट्रक एसोसिएशन सहित विभिन्न संगठन के द्वारा NRC और CAA के समर्थन में तिरंगा झंडा लेकर सड़क पर मार्च किया गया। देश के 62.1% नागरिक CAA के पक्ष में छथि। 65.4% लोग चाहे छे जे NRC के पूरा देश में लागू किया जाए। 55.9% लोग के मानना है जे CAA और NRC केवल
अवैध प्रवासी के खिलाफ है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के मुंगेर विश्वविद्यालय के संयोजक नीरज कुमार बतौलन जे नागरिकता संशोधन कानून और नागरिकता रजिस्टर के पक्ष में ई समर्थन मार्च निकालल गया। सीएए कानून के खिलाफ कांग्रेसी और वामपंथियों के द्वारा माहौल खराब किया जा रहा है। अल्पसंख्यक समुदाय को भड़काने का प्रयास किया जा रहा है कि आपकी नागरिकता छीनाई जाएगी, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। जब संसद ने इस बात को कहा है कि सीएए कानून नागरिकता देने के लिए है, ना कि लेने के लिए है, लेकिन फिर भी देश के सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, पुलिस चौकियों को जलाया जा रहा है। हम यह संदेश देना चाहते हैं पूरे देश में इस समर्थन मार्च के माध्यम से कि यह कानून शायद भारत के हित के लिए है, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के उन लाखों शरणार्थियों के लिए है जिन्हें हमेशा प्रताड़ना का शिकार झेलना पड़ता है। सवर्ण सेना के युवा नेता रवि बादशाह कहलन जे देश में नागरिकता संशोधन और नागरिकता रजिस्टर के पक्ष में आप जुलूस निकलना शुरू हो गए। ई देश के एकता और अखंडता के बरकरार रखे के लेल सद्भावना के तहत ई मार्च निकालल जा रहा है। के मौजूदा सरकार ने जो एक कानून लाया है सीएए, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, इसके थ्रू भारत से बाहर अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में जो भी अल्पसंख्यक समुदाय जो प्रताड़ित है धार्मिक वजह से, उसे भारत की नागरिकता देने का जो कानून बनाया गया है, हम उसके समर्थन में सरकार को धन्यवाद देने के लिए ये कार्यक्रम करने जा रहे हैं। सरकार ने बहुत अच्छा बिल लाया है। 70 सालों से प्रताड़ित अल्पसंख्यक जो इन तीनों देशों में थे, धार्मिक आधार पर प्रताड़ित, उन सभी को नागरिकता देने का काम जो सरकार ने किया है, उसकी मैं सराहना करता हूं, स्वागत करता हूं। और मैं सरकार से निवेदन करता हूं जल्द से जल्द एनआरसी, नेशनल रजिस्टर कमीशन एक्ट लाए और सभी लोगों का एक सिटीजनशिप चार्टर बनना चाहिए। जो देश के नागरिक हैं उनका एक नागरिकता होना चाहिए, ना कि अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों हो चाहे पाकिस्तान घुसपैठियों हो, जो तार फान के आए हैं, दीवार कूद के आए हैं, उसे देश से खदेड़ा जाए और हमारे देश को सुरक्षित किया जाए। एवं मुजफ्फरपुर में से हो सीएए और एनआरसी के समर्थन में एक विशाल जुलूस निकालल गया। मुजफ्फरपुर में एनआरसी और सीएए के समर्थन में विशाल समर्थन यात्रा निकालल गया, जाहि में हजारों के संख्या में लोग शामिल भेला। शहर के ओरिएंटल क्लब से ई मार्च शुरू भेल जे विभिन्न चौक चौराहा से होइत गुजरत रहल। एहि यात्रा से चारू तरफ सड़क पर जाम लग गेल। और अमित शाह के सपने को साकार करने के लिए समर्थन यात्रा निकाला है। ये नैक और सीएए के मुद्दे पे हम हर राष्ट्रवादी युवाओं का समर्थन है। हम देश को मैसेज देना चाहते हैं, विधर्मी ताकतों को मैसेज देना चाहते हैं कि हमारी एकता अखंडता हमेशा अटूट रही है। भारत देश विश्व गुरु रहा है, था और रहेगा। हम युवाओं के द्वारा ये मैसेज है, समर्थन यात्रा के द्वारा सरकार के समर्थन में, सेना के समर्थन में, हर प्रशासन के समर्थन में हमारा ये रैली है। हम मैसेज देना चाहते हैं कि देश शांति, एकजुटता, अखंडता की मिसाल रही है, आप उसे कायम रखें। डीएमसीएच के चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर रिजवान हैदर के आईएमए द्वारा सम्मानित किया गया। चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर रिजवान हैदर के आईएमए द्वारा हुनक उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया। होटल जायका में आयोजित एक समारोह में उनका सम्मानित किया गया। एहि मौका पर डॉक्टर रिजवान हैदर एहि सम्मान के लेल आईएमए के शुक्रिया अदा कयलनि। सर आप आ जाइए प्लीज़। आइए ना सर। ये खुशी का मौका है, बड़े गर्व का दिन है और मैं तहे दिल से आईएपी की पूरी टीम और स्पेशली डॉक्टर एमके शुक्ला जो हमारे सेक्रेटरी हैं, डॉक्टर विनोद, डॉक्टर ओम प्रकाश सर, जिन्होंने ये किया है, मैं उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और दो चार शेर मैं सुनाना चाहता हूँ कि कभी तारीफ़ों में कट रही है, कभी तानों में कट रही है, मेरी ज़िंदगी है यारो मगर पल पल घट रही है। ना राज है ज़िंदगी ना नाराज़ है ज़िंदगी, जी लो हंस के कि बस अभी और आज है ज़िंदगी। क्योंकि उड़ जाओगे तस्वीर से रंगों की तरह, उड़ जाओगे तस्वीर से रंगों की तरह, वक्त की टहनी पे बैठे हैं हम परिंदों की तरह। डॉक्टर रिजवान हैदर सर हमारे तो बॉस हैं, सीनियर हैं। आईएपी की सेक्रेटरी के नाते
मेरी ये जिम्मेवारी भी थी और हार्दिक इच्छा भी थी कि वैसे आदमी जिन्होंने अपने इस शैक्षणिक प्लेस पे और अपनी आप कह सकते हैं कर्म भूमि पे भी, जन्मस्थली पे भी, यहाँ रह के दरभंगा ऐसे जगह में रह के हमारे इंटरनेशनल जो नियोकॉन का प्रोग्राम हमारे भुवनेश्वर में था, वहाँ इन्होंने जाकर अपने कार्यशैली के विषय में बताया, जिससे काफ़ी प्रभावित होकर वहाँ से इनको पायोनियर अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया। ये हमारे लिए गौरवान्वित होने की बात है, न ही हमारे लिए बल्कि पूरी मिथिलांचल के सभी चिकित्सा जगत के जितने भी डॉक्टर हैं उन सबों के लिए, साथ ही साथ यहाँ के मरीज़ के लिए भी और पूरे मिथिलावासी के लिए भी एक गौरव होने की बात है। ये दरभंगा में पहला चिकित्सक हैं जिनको सम्मानित किया गया? नहीं, इससे पहले हमारे डॉक्टर नागेंद्र प्रसाद गुप्ता जो भी हमारे IAP के प्रेसिडेंट हैं, वो भी इस अवार्ड से सम्मानित किए जा चुके हैं और उम्मीद करते हैं कि इन लोगों के पद चिन्हों पर चलकर हमारे जितने भी और भी डॉक्टर्स हैं, जूनियर्स हैं, उन लोग भी आगे कुछ ऐसा काम करें जिससे फर्दर पायोनियर अवार्ड या इससे भी और भी बहुत सारा अवार्ड जो हमारे शिक्षा जगत में मिलता है उस अवार्ड को लेकर यहाँ के आए। मैं यही चाहूँगा। उनको तो हम बचपन से देख रहे हैं और इसने बहुत ऊंचाई अब प्राप्त की है और हमारे सेक्रेटरी भी रह चुके हैं रिजवान साहब, अभी मृदुल साहब हैं, NP गुप्ता साहब हैं, और सबसे बड़ी बात है कि ये यंगेस्ट पर्सन हैं जो ऊंचाई चढ़ते जा रहे हैं। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये 12-15 साल तक कम से कम विभागाध्यक्ष भी रहेंगे और उम्मीद कर रहे हैं कि ये इस तरह की ऊंचाइयों से दरभंगा का नाम रोशन करते रहेंगे। दरभंगा के ग्लोबल हॉस्पिटल में निःशुल्क चिकित्सा शिविर के आयोजन कयल गेल। दरभंगा के ग्लोबल हॉस्पिटल में निःशुल्क चिकित्सा शिविर के आयोजन कयल गेल, जाहिमे लगभग 150 मरीज के निःशुल्क चिकित्सा कयल गेल। एहि दौरान हुनकर सबके स्वास्थ्य जांच और विभिन्न पैथोलॉजिकल टेस्ट सेहो फ्री में कयल गेल और दवाई भी देल गेल। जब हम खाना खाए वो डाइजेस्ट ही नहीं हुआ, जब डाइजेस्ट नहीं हुआ तो फिर एब्जॉर्ब कहाँ होगा वो, तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट करेगी ना। फाइबर का भी रोल है, थोड़ा ही सही, लेकिन उसका रोल अगर वो नहीं है तो फिर आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। आपको गैस बनेगा, खाना सही से प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं होगा, आपको जो खाना खा रहा है न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेगा, सारे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं। तो फाइबर का बहुत बड़ा रोल है, ऐसा नहीं कि उसका रिक्वायरमेंट बहुत कम है, लेकिन उसकी भी अपनी एक जगह है। सर क्या आपने लगाया है और आज का क्या खास है? आज हम लोगों ने डायबिटीज कैंप लगाया है, जिसमें सुबह लोगों को 8 बजे से लेकर के 12 बजे तक ये चिकित्सा सहायता दी गई है, जिसमें हम लोग ब्लड शुगर फास्टिंग, PP और लीवर किडनी की जांच किया गया है और साथ में न्यूरोपैथी का और आँख का भी टेस्ट किया गया है। तो इसमें लगभग करीब 30-35 मरीज के आसपास में अभी तक आ चुके हैं, जिनका हम लोगों ने सारा टेस्ट किया। इसके अलावा डायबिटीज़ का काउंसलिंग किया गया है, डाइटिशियन के द्वारा बताया गया है कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है, और उनको बताया गया कि डायबिटीज़ क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, ये सब चीज़ का आज दिया गया है। साथ में हम लोगों ने आज जो भी मरीज आए थे उनको हम लोगों ने ब्रेकफास्ट भी दिया, ताकि घर नहीं जाना पड़े और यहीं पर उनका जो है फास्टिंग देने के बाद, ब्रेकफास्ट करने के बाद है वो यहीं पर फिर वो अपना PP दे सकें। और फिर उन लोगों को हम लोगों ने बुलाया है, फिर चिकित्सा सलाह दी जाएगी। यही आज का मुख्य है। सर क्या अवेयरनेस बहुत कम नज़र आता है, जिस तरह से आप लोग फ्री कैंप चला रहे हैं और लोगों को अवेयर करने की कोशिश कर, लेकिन मरीजों की संख्या बहुत कम देखी जा रही है, क्या कारण है इसका? इसमें जागरूकता बहुत ज़रूरी है। डायबिटीज़ मरीज को सही तरीके से जागरूक करने की ज़रूरत है, उनको बताने की ज़रूरत है कि डायबिटीज़ क्या होती है, उसके कारण क्या हो सकता है। और सिर्फ हम ही लोगों के प्रयास से नहीं, हम तो चाहेंगे कि समाज में जो भी लोग हैं, जो चीज़ इसको जानते हैं, जो बुद्धिजीवी हैं या आप लोग हैं, मीडिया कर्मी सब हैं, ये सारे आप लोग एक जागरूकता अभियान चलाएं कि जिसकी वजह से लोगों को ये पता हो कि डायबिटीज़ क्या होती है और उससे बचने की क्यों ज़रूरत है, और किन लोगों को डायबिटीज़ हो सकती है। बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि उनको डायबिटीज़ है या नहीं है। जब भी हम लोग कैंप लगाते हैं तो बहुत सारे ऐसे नए मरीज मिलते हैं जिनका चीनी बहुत रहता है, उनको पता नहीं रहता है पहले से कि डायबिटीज़ है। तो इसमें सही तरह से जागरूक करने की, काउंसलिंग करने की ज़रूरत है। तो हमारा आप लोगों से भी आग्रह रहेगा कि इनको ज़रा सा जागरूकता अभियान चलाएं, उसमें जो मेरी मदद आप चाहेंगे आप वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। सर कितनी गंभीर बीमारी है और कितनी आसानी से इसको दूर किया जा सकता है?
डायबिटीज़ आज के दिन में भारत में आपको 8 करोड़ लोगों को डायबिटीज़ है और आने वाले 10 साल में इसकी संख्या दोगुनी से ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि ये लाइफस्टाइल डिजीज़ है। सही तरीके से जीवन शैली नहीं जीने की वजह से ये बीमारी होती है, तो उसके लिए जो है सही तरीके से जागरूक करने की ज़रूरत है। जैसा कि हम जानते हैं कि डायबिटीज़ में आँख की, किडनी की, लीवर की, हार्ट की सारी परेशानियाँ होती हैं, तो उनको सही तरीके से कि किस सही समय पर सही तरीके से जांच करा करके और किस तरह से रहना है उनको बताने की ज़रूरत है। इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमारा ये रहेगा कि सभी वर्ग के लोग, सभी कोटि के लोग आकर के इसमें जो है अपना योगदान दें और जागरूक करें कि डायबिटीज़ एक अच्छी बीमारी नहीं है, इसको कंट्रोल किया जा सकता है, इसको सही तरीके से रखा जा सकता है, सही तरीके से लोग इसमें जी सकते हैं, अपनी ज़िंदगी बिता सकते हैं। यहाँ डायबिटिक कैंप लगा हुआ है, आप आए हैं, कैसा अनुभव कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? मुझे यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है देख करके। और भी जगह मैंने काफ़ी कराया है, लेकिन यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पूरा केयर किया जा रहा है, हर चीज़ की जांच हो रही है। और यहाँ हम लोग आए थे किसी काम से, लेकिन पता चला है फ्री कैंप लगा हुआ है, तो हम लोग यहाँ आए जाँच करवाने के लिए। और यहाँ आकर के जो देखें, जो सुविधाएँ हैं यहाँ वो बहुत अच्छी हैं। कितने दिनों से डायबिटिक है आपको? मुझे 10 साल से डायबिटीज है। और यहाँ आकर के सही अनुभव कर? बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ, सही अनुभव। लेकिन मैं देख रही हूँ यहाँ पे इतने पेशेंट हैं, है ना, तो सुविधाएं यहाँ है, बाकी कहीं मैंने नहीं देखी है दरभंगा शहर में। श्रमिक संगठन सब घोषणा केलनि जे आगामी 8 जनवरी से ओ सब हड़ताल पर जेता। देश में आर्थिक मंदी, निरंतर घटैत नौकरी, आसमान छुएत बेरोजगारी और व्यापक गहराई दरिद्रता, कमाई के स्तर में तेजी से गिरावट के खिलाफ श्रमिक संगठन सब आगामी 8 जनवरी से राष्ट्रव्यापी हड़ताल के धमकी देलनि अछि। हुनकर सबके कहब अछि जे यदि सरकार सुधार के प्रयास जल्द से जल्द नहीं करैत अछि तो आंदोलन के साथ साथ हड़ताल से होयत। आज की कन्वेंशन क्या है? आज ये दरभंगा के अंदर तमाम मजदूर संगठनों, किसानों, सेवा संघ और मेहनत कश आवाम से जुड़े तमाम घटक दलों का ये कन्वेंशन है, जिसमें ख़ास तौर से आज के दिन में जो भारत सरकार की मजदूर विरोधी नीतियां हैं, जो किसान विरोधी नीतियां हैं, जो स्टूडेंट्स विरोधी नीतियां हैं, जो अन्य पब्लिक सेक्टर हैं, उस पब्लिक सेक्टर के खिलाफ जो सरकार की नीतियां हैं उसके खिलाफ, और एक छद्म राष्ट्रवाद, हिंदू राष्ट्रवाद के नाम पर जो देश को जलाया जा रहा है, मीडिया कर्मियों को अलग से गृह मंत्रालय के द्वारा, सूचना मंत्रालय के द्वारा एडवाइजरी जारी किया गया है। अभी एक हफ्ते में 2-2 बार एडवाइजरी जारी किया गया है कि आप ऐसा कुछ अपने मीडिया के माध्यम से नहीं दिखाएं जो देश की अखंडता के विरुद्ध हो। केंद्रीय ट्रेड यूनियनों एवं स्वतंत्र फेडरेशनों के संयुक्त आह्वान पर दरभंगा जिला ट्रेड यूनियन कोऑर्डिनेशन कमेटी एंड सर्विस एसोसिएशंस के द्वारा जिला स्तरीय कॉन्वेंशन किया जा रहा है। आज के इस कॉन्वेंशन में 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियन एवं विभिन्न स्वतंत्र फेडरेशन के साथी उपस्थित हैं। आपको हम बताना चाहते हैं कि दिल्ली के 30 सितंबर 2019 में ट्रेड यूनियनों का जो कॉन्वेंशन हुआ था, उस कॉन्वेंशन में ये तय हुआ था कि जिस तरह से केंद्र की सरकार नित्य नए योजनाओं के तहत श्रमिक वर्ग पर, मजदूर वर्गों पर, देश के कामगारों पर, देश के जनहित के मुद्दों पर जिस तरह से हमले कर रही है, उन हमलों का प्रतिकार अब अकेले संगठन के लोग नहीं कर सकते हैं। इसीलिए ये फैसला हुआ कि आगामी 8 जनवरी 2020 को तमाम केंद्रीय ट्रेड यूनियन, तमाम इंडिपेंडेंट फेडरेशन मिल करके सरकार के मजदूर विरोधी, जन विरोधी, कॉरपोरेट परस्त जो नीति है, उस नीतियों का खिलाफत करने के लिए राष्ट्रव्यापी हड़ताल करेंगे।
वरिष्ठ कांग्रेसी नेता स्वर्गीय नागेंद्र झा के 17वां पुण्यतिथि जिला कांग्रेस कार्यालय में मनाओल गेल। कांग्रेस नेता स्वर्गीय नागेंद्र झा के 17वीं पुण्यतिथि दरभंगा जिला कांग्रेस कार्यालय में मनाओल गेल। एहि मौका पर हुनकर चित्र पर माल्यार्पण कऽ कऽ हुनका श्रद्धा सुमन अर्पित कयल गेल। फोटो खींचे लगे अध्यक्ष जी अहाँ खाली सबको बुला के हम सभक अभिभावक स्वर्गीय डॉक्टर नागेंद्र झा जी के 17वां पुण्यतिथि के अवसर पर हम तमाम दरभंगा जिला कांग्रेस कमेटी एवं समस्त कांग्रेस परिवार के तरफ से हुनकर पुण्यतिथि के अवसर पर हम जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय में श्रद्धा सुमन अर्पित कयल गेल। दरभंगा जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में हमारे पूर्व शिक्षा मंत्री स्वर्गीय नागेंद्र बाबू के पुण्यतिथि के अवसर पर हमरा लोग उपस्थित भके उनका श्रद्धा सुमन अर्पित के लेल जुटल छी और उनका बारे में जतबे कहल जाए ओतबे कम छै, चूँकि बहुत नज़दीक से उनका संग राजनीति करऽ के मौका भेटल और मिथिलांचल में ही नहीं पूरा बिहार में जे हुनकर काज मुद्दा हुनका द्वारा जे काज कयल छनि, हुनका द्वारा जे माने लोक के जे राजनीति में जे हुनकर जे छै से अथी छलनि हन ओ बड़ा सराहनीय छलनि हन और मिथिला के लोग आइयो हुनका द्वारा बतायल मार्ग पर चलऽ के लेल तत्पर छथि। मिथिलांचल और बिहार के कद्दावर कांग्रेस नेता पूर्व शिक्षा मंत्री हमर सबके गार्जियन स्वर्गीय डॉक्टर नागेंद्र झा के 17वां पुण्यतिथि पर दरभंगा जिला कांग्रेस कमेटी के तरफ से उनका कोटि कोटि श्रद्धांजलि। हमेशा एक लीडर का जो छवि हमारी नज़र में रहा वो उनके जैसा ही था कि अगर कोई लीडर हो, कोई नेता हो तो वो नागेंद्र जी जैसा हो। उन्होंने शिक्षा जगत में खासकर लड़कियों के लिए जो गांव-गांव में कोशिश की थी स्कूल के लिए, शिक्षा के लिए, वो उन्होंने जो साकार किया, वो एक औरत होने के नाते हम उनको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। जतेक वर्णन कयल जेतै ओ बहुत कम भेलै। मिथिलांचल के लेल जे केलखिन और हमरा सबके ओकर क्षति भुगतऽ पड़ल हन, हुनकर वर्णन हेबाक चाही। SCS न्यूज के अंक में अखन एतबे, अगला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।